मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ ईरान ने साफ कर दिया है कि वो न्यूक्लियर डील पर अमेरिका से सीधी बातचीत नहीं करेगा और न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रहेगा। उससे कहीं ना कहीं ट्रंप की नींद उड़ी हुई है। लेकिन इसी बीच रूस ने ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं। जी हाँ, रूस ने ईरान की ताकत और ज्यादा बढ़ाने का काम किया है। काम भी ऐसा कि ईरान के दुश्मन देशों की नींद जरूर उड़ गई होगी। खबर है कि ईरान को रूस से MiG-29 फाइटर जेट्स मिले हैं, जिससे ईरान की सालों पुरानी वायुसेना को नई जान मिल गई है। अब तक अमेरिकी F-14 और कुछ पुराने रूसी विमान ही ईरान की रीढ़ थे, लेकिन अब ईरान आधुनिक जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम से अपनी सुरक्षा को मजबूत करने में जुटा हुआ है। MiG-29 एक मिड रेंज मल्टी रोल फाइटर है जो हवा से हवा और हवा से जमीन तक हमलों में सक्षम है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। सूत्रों के मुताबिक रूस Su-35 जेट्स और S-400 मिसाइल सिस्टम भी ईरान को सौंपने की तैयारी में है। Su-35 रूस का एडवांस्ड एयर सुपीरियरिटी फाइटर है। अगर ये जेट ईरान को मिलते हैं तो न सिर्फ उसकी हवाई ताकत बढ़ेगी, बल्कि इजराइल जैसे प्रतिद्वंदी देशों के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। मिलिट्री एक्सपर्ट भी मानते हैं कि Su-35 और S-400 मिलने का मतलब है कि ईरान अब एयर डिफेंस और हवाई युद्ध में बड़ी ताकत बनकर उभर सकता है। सिर्फ रूस ही नहीं, चीन से भी ईरान को HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिलने की बात सामने आई है। यह प्रणाली 200 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है और इसे S-300 का चीनी वर्जन कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रणनीति विशेषज्ञों का मानना है कि रूस, चीन और ईरान एक नए एक्सिस ऑफ उपहेल का निर्माण कर रहे हैं, यानी ऐसा ध्रुव जो पश्चिमी प्रभाव और गठबंधनों को चुनौती दे रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस को ईरान के ड्रोन और मिसाइल तकनीक की जरूरत पड़ी और अब रूस बदले में अपने एडवांस हथियार ईरान को दे रहा है। ये लेन देन दोनों देशों के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसका असर तीसरे पक्ष यानी कि इजराइल और अमेरिका पर भी भारी पड़ेगा। इजराइल पहले ही साफ कर चुका है कि वह ईरान को ऐसी क्षमताएं नहीं हासिल करने देगा जो उसके लिए खतरा बने। हाल ही में सीरिया और लेबनान में हुए हमलों के पीछे भी यही तनाव था। ईरान की सैन्य क्षमताएं जिस तेजी से बढ़ रही हैं, उससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में सामरिक संतुलन बदलता नजर आ रहा। रूस और चीन का समर्थन पाकर ईरान अब खुलकर पश्चिमी दबावों को चुनौती दे रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या ये नई धुरी एक्सिस ऑफ उपहेवल किसी बड़े टकराव की भूमिका लिख रही है। अब देखना यही होगा कि इजराइल, अमेरिका और खाड़ी देश इस नई शक्ति संतुलन को कैसे जवाब देते हैं। लेकिन जिस तरीके से चाइना और रूस ईरान की मदद कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं ईरान की ताकत दोगुनी हुई होगी और उसका सीधा असर इन देशों यानी कि अमेरिका, इजराइल और कई खाड़ी देशों पर भी पड़ सकता है। अब देखना होगा कि आगे ये देश क्या कुछ करते हैं। गाजा में इसराइल का हमला लगातार तेज होता जा रहा है। गाजा सिटी में इसराइली सेना के हमले ने भगदड़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है। एक तरफ इसराइल हमास के बड़े अड्डों को तबाह करने का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ बंधकों की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच यह युद्ध उलझता जा रहा है। इसराइल ने गाजा सिटी पर दो तरफ से हमले शुरू कर दिए हैं। इसराइली सेना के मुताबिक टैंक, गोला बारूद और अन्य हथियार गाजा सिटी की ओर पहुंचाए जा रहे हैं। एयरफोर्स पहले से ही इमारतों को निशाना बना रही है। इसराइल का कहना है कि उनका मकसद गाजा सिटी में हमास के गढ़ को पूरी तरीके से खत्म करना है। इन हमलों के कारण लोग शहर के बीच फंस गए और जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। गाजा सिटी एक बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इसराइली हमलों ने यहाँ अफरा तफरी की स्थिति पैदा कर दी है। गुरुवार को ही इन हमलों में कम से कम 40 लोग मारे गए। बहुत से लोग अब भी अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि गाजा की करीब 35% आबादी अब भी उत्तरी क्षेत्र में रुकी हुई है। इस हमले के बीच बंधकों की स्थिति पर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। जैसा कि हमने पहले ही रिपोर्ट किया था, इजरायली सेना ने स्वीकार किया
कि उन्हें बंधकों के सही ठिकाने की जानकारी अब तक नहीं है। सेना के अधिकारियों ने निजी तौर पर बंधकों के परिवारों को बताया कि उनके पास सटीक जानकारी नहीं। वे मानते हैं कि बंधकों को लगातार ऊपर और सुरंगों के रास्ते एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। यह बात सेना के उन सार्वजनिक बयानों के बिल्कुल उलट है जिसमें कहा गया था कि वे बंधकों को सुरक्षित निकालने के लिए काम कर रहे हैं। इस खुलासे ने युद्ध के जोखिम को और बढ़ा दिया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसराइल अलग थलग पड़ रहा है। गुरुवार को अमेरिका ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया जिसमें गजा में तत्काल संघर्ष विराम की मांग की गई थी। यूएन के बाकी 14 सदस्यों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। यह परिणाम गजा युद्ध को लेकर विश्व मंच पर अमेरिका और इसराइल के बढ़ते अलगाव को भी दर्शाता है। इस प्रस्ताव में गजा की मानवीय स्थिति को बहुत खराब बताया गया था और इसराइल से फिलिस्तीनियों को सहायता पहुंचाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने का आह्वान किया गया था। गजा में जारी यह युद्ध अब सिर्फ हमास से नहीं बल्कि बंधकों की सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और मानवीय संकट से लड़ा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या इसराइल इन सभी चुनौतियों के बीच अपने मकसद को पूरा कर पाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार बंधकों के परिवार वालों से ये वादा करते आए हैं कि वो किसी भी तरीके से बंधकों को छुड़ा लेंगे। लेकिन जिस हिसाब से गाजा सिटी पर हमले जारी हैं, उससे एक बात का अंदाजा तो साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि बंधक भले रिहा ना हो, लेकिन इस्राएली हमले में कहीं उनके साथ कुछ और ना हो जाए, क्योंकि लगातार गाजा सिटी पर हमला जारी है। इस्राएली सेना को यह भी नहीं पता कि आखिरकार हमास ने कहां उन बंधकों को छिपा रखा है, किन सुरंगों में। अगर सुरंगों का अंदाजा उसे नहीं है तो फिर आखिरकार जहां वे बमबारी कर रहे हैं वहां से वे किस तरीके से उन बंधकों को निकालेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि बमबारी के दौरान उन सुरंगों को भी इस्राएली सेना निशाना बना दे। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले समय में इस पर आगे क्या कुछ होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिडिल ईस्ट जंग का वो मैदान जिसने हजारों लोगों की जान ले ली है, जबकि हजारों लोग घायल हो चुके हैं। यहाँ चल रही जंग में परिवार के परिवार खत्म हो चुके हैं और तो और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। पीड़ित बस यही चाहते हैं कि अब जंग थम जाए, क्योंकि इस जंग का अंत हो नहीं रहा और लोग मारे जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस जंग में मरने वालों की संख्या सबसे ज्यादा महिलाओं और छोटे छोटे मासूम बच्चों की है।